जहां राजनीति सिर्फ कुर्सियों की कहानी नहीं बल्कि जाति, संघर्ष और उम्मीदों की जमीन भी है। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां पर मोड़ पर सत्ता बदली लेकिन सवाल वही रहे, रोजगार, शिक्षा और इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं APY न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर प्रिया यादव। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक आंदोलन है, एक ऐसी जमीन जहां राजनीति खून से भी बही और हर गली में सियासत की गूंज भी सुनाई दी। ये कहानी है एक प्रदेश की जो पहले उपेक्षा का शिकार था, फिर संघर्ष में जिया और अब बदलाव की ओर देख रहा है। 22 मार्च 1912 इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक तारीख, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर बिहार को एक अलग प्रांत घोषित किया, यानी कि जो प्रोविंस है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक रेखाएं खींचने का काम नहीं था, ये उस क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय था जिसकी शुरुआत ही उपेक्षा से हुई थी। इस नवगठित प्रदेश में न सड़कें थी, न शिक्षा, न चिकित्सा और न ही सामाजिक समानता। जमींदारी प्रथा ने गांवों को जकड़ रखा था। किसान खेतों में खून पसीना बहाते थे, पर अधिकार सिर्फ कुछ गिने चुने घरानों के पास था। जनता थी पर उसकी आवाज नहीं थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, राष्ट्र नई राह पर निकला, लेकिन बिहार पहले से अस्तित्व में था, अपनी गरीबी, जातीय तनाव और सामाजिक असमानता के साथ। फिर आया 1950, संविधान लागू हुआ और फिर 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा बिहार के लिए दस्तक थी। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। वे आजादी से पहले से ही नेतृत्व कर रहे थे, 1946 से 1961 तक। ये लंबा दौर था जिसमें कुछ प्रशासनिक सुधार जरूर हुए, लेकिन असल बदलाव नहीं। सत्ता पर ऊंची जातियों, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों का कब्जा था। पिछली जातियां, दलित, अल्पसंख्यक सत्ता के गलियारे से कोसों दूर थी। ये लोकतंत्र का एक तरफा चेहरा था। 1970 के दशक में हवा बदली। बिहार की गलियों में एक नया नारा गूंजा, अब की बार पिछड़ा भी बोलेगा। ऐसा कुछ लोगों के बीच सुनाई दिया और इसके सूत्रधार थे कर्पूरी ठाकुर। एक स्कूल मास्टर से मुख्यमंत्री बनने का सफर, और वो भी एक ऐसी जाति से तब जो अछूत समझा जाता था। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, पूरे बिहार की थी। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की नींव रखी। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया, जिससे राजनीतिक भागीदारी का रास्ता खुला। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। राज्य में जातीय टकराव बढ़ा, प्रशासनिक प्रणाली कमजोर हुई, भ्रष्टाचार ने जगह बनाई। पर पहली बार सत्ता के केंद्र में आम जनता की भाषा, वेशभूषा और पहचान दिखने लगी। 1990 में बिहार की राजनीति में भूचाल आया। मंच पर आए लालू प्रसाद यादव, एक नेता जो गांव की बोली बोलता था, जिसकी ठेठ भाषा, बिंदास शैली और दमदार नेतृत्व ने बिहार को खींच लिया। उन्होंने यादव और मुस्लिम वर्ग को एक मजबूत वोट बैंक में बदल दिया, जिसे MY समीकरण कहा गया। उनका नारा था, गरीब का बेटा अब राज करेगा। वास्तव में लालू ने हाशिए पर खड़े समाज को आत्मविश्वास दिया। पिछड़े तबकों ने पहली बार महसूस किया कि सरकार हमारी भी हो सकती है। लेकिन इसी काल को जंगल राज भी कहा गया। प्रशासन चरमराया, अपराध और अपहरण जैसी खबरें आती थी। सड़कें भी कहा जाता था कि टूटी थी और स्कूल वीरान, और उद्योग ठप। भ्रष्टाचार कहा जाता था कि चरम पर था। 1997 में जब लालू जेल गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक घरेलू महिला, लेकिन उसी घरेलू महिला को आप सोचिए कि वो एक तरीके से बोला गया कि सिर्फ महिला घर के लिए नहीं बल्कि में राज्य भी संभाल सकती है। जो सियासत से बिल्कुल अनजान थी, वे सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गई। ये लोकतंत्र की जीत थी। आज भी बहस इस पर होती है कि क्या ये परिवारवाद भी था।
2005 में बिहार थक चुका था, जनता बदलाव चाहती थी और तब आया एक नया चेहरा, नीतीश कुमार। उनकी छवि साफ सुथरी थी, सोच व्यवस्थित और नीति स्पष्ट। उन्होंने सत्ता में आते ही सड़कें बनाई, स्कूलों में साइकिल योजना चलाई, लड़कियों को प्रोत्साहन मिला और कानून व्यवस्था में कड़ाई आई। बिहार बदलने लगा, दिल्ली से पटना तक सुशासन बाबू के चर्चे होने लगे। लेकिन चुनौतियां भी वहीं थी। बेरोजगारी एक विकराल समस्या बनी रही, जातीय राजनीति अब भी गहराई तक जमी रही और गठबंधन की राजनीति ने बार बार स्थिरता को झटका दिया। 2015 में नीतीश ने लालू के साथ हाथ मिलाया, फिर 2017 में बीजेपी से। एक स्थायी विचारधारा का अभाव जनता को भ्रमित करता रहा। फिर आया 2020 में चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब सियासत बदली हुई थी। विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, जिन्होंने पढ़ाई की आवाज बनने की कोशिश की, जिन्होंने पीढ़ी की आवाज बनने की कोशिश की। उनका फोकस था रोजगारी, शिक्षा और आधुनिकता। लेकिन जातीय समीकरण अब भी हर रणनीति की धुरी बने रहे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था महामारी के समय लड़खड़ा गई, शिक्षा ढांचा पुराना था और पलायन अब भी जारी। बिहार युवा आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। 2025 विधान चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, एक जनमत संग्रह होगा कि क्या बिहार बदलाव को अपनाएगा या फिर से जातीय राजनीति की उसी चक्रव्यूह में फंसा रह जाएगा। इस बार चुनाव में कुछ मुद्दे होंगे। बेरोजगारी, जो कि हर बार होते ही हैं, लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते थक चुके हैं। शिक्षा, सरकारी स्कूलों की हालत किसी से नहीं छिपी है। स्वास्थ्य, एक मामूली बीमारी के लिए भी जिला अस्पताल से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज तक दौड़ लगानी पड़ती है। जातीय जनगणना, जो एक तरफ सामाजिक न्याय की मांग बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हथियार। ये राज्य वो है जिसने देश को जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जैसे क्रांतिकारी दिए। यह वही धरती है जहां राजनीति जन आंदोलन से जन्म लेती है और सड़कों पर उतरकर सरकारें बदलती हैं। पर यह भी उतना ही सच है कि बिहार आज भी सबसे ज़्यादा पलायन करता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझता है। बिहार बदलना चाहता है, पर सवाल है कि क्या सियासत उसे बदलने देगी। ये कहानी किसी एक पार्टी, एक नेता या एक चुनाव की नहीं थी। ये कहानी थी उस जनता की ओर से जो हर बार उम्मीद लेकर वोट करती है और फिर अगली बार फिर वही सवाल पूछती है, क्या इस बार कुछ बदलेगा। 2025 बस एक चुनाव नहीं, ये बिहार की रूह का इम्तिहान है। तो आई होप आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी और आपका क्या कहना है इस पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहे आप ही न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ प्रिया यादव के साथ।